मोदी जी, जब कैंपेन की आपने शुरुआत की थी तो बड़े हाई नोट पे ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी। आपने कहा, आपने अपने सरकार के पूरे काम का परिचय दिया, आपने डेवलपमेंट एजेंडा को लेकर आगे बढ़े, इकोनॉमी पर आपने जो है बहुत प्रकाश डाला और इसके ऊपर बहुत काम हुआ भी है। अभी इधर उधर एक दो चरण के बाद आते आते आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? मुझे लगता है कि शायद आपकी टीम ने मेरा पूरा कैंपेन को ट्रैक नहीं किया है, या शायद विकास की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसको शायद टीआरपी के हिसाब से बैठता नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन दो चीजों पर केंद्रित है। एक, हमने समाज कल्याण को लिए, लोक कल्याण के लिए क्या काम किए, और सबसे बड़ा फर्क है और सरकारों में ये सरकार में, वो ये है कि लास्ट माइल डिलीवरी ये हमारी विशेषता है। नीतियां तो कोई सरकारें बनाती है, कोई सरकार बुरा करने के लिए तो आती नहीं है, अच्छा करना चाहती है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा करना आता है, कुछ लोग अच्छा होने का इंतजार करते हैं। मैं ऐसा हूं कि मेहनत करके जो अच्छा हो करूं, मेरा हमेशा ऐसा रहा है। अब देखिए, मैं चुनाव में लगातार बोल रहा हूं कि हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। मैं इतना लोगों को कहता हूं कि आप इस चुनाव प्रचार में जाएं तो मेरी मदद करें कि जिसके घर बनाना भी छूट गया हो, हर गांव में एक तो निकलेंगे, उनकी सूची में ये भेजो, ताकि जैसे ही मेरा तीसरा टर्म शुरू होगा मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 3 करोड़ घर और मैं बनाना चाहता हूँ। अब आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ एश्योरेंस की स्कीम है ये जी। 55 करोड़ लोगों को इलाज का भरोसा कि भाई अब आपको मोदी है, मोदी की सरकार है, 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा, संभाल लेंगे। इस बार हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति क्यों न हो, जिस भी परिवार में 70 से ऊपर की आयु के जो भी व्यक्ति होंगे, पुरुष स्त्री सब, उन सबको हम ये 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। इस बार हमने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको हम इसका बेनिफिट देंगे। ट्रांसजेंडर जितने भी हैं, किसी भी आयु के क्यों न हो, हम उनको ये बेनिफिट देंगे। तो ये बात हम लोगों को बताते हैं। अब आप देखिए जी, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये जो मिलकर जब्त करने के खेल चल रहे हैं ना जी, पहले कर चुके हैं जी। सारी बैंकें प्राइवेट थी, लूट लिया रातों रात, गरीबों के नाम पे लूटा गया। लेकिन हमारे देश की बैंकें खस्ता हाल हो गई। आधे से अधिक आबादी ऐसी थी कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया, लेकिन बैंक खाता नहीं था। ये मोदी ने आकर के 52 करोड़ बैंक के खाते खोले, और उसका सबसे बड़ा मैंने फायदा उठाया। खाते खोल करके आंकड़ा नहीं किया मैंने, जनधन, आधार और मोबाइल, इस ट्रिनिटी को लेकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 36 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा बहुत बड़ा होता है जी। 36 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गए। अगर मैंने बैंक खाते न खोले होते तो इनका बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट खुलते होंगे ना, उससे ज़्यादा काम हमारे देश में हुआ है।
जल जीवन मिशन हमारे देश में जी 3-4% घरों में भी घर में नल से जल आता था, वो भी ज़्यादातर अर्बन लोकेलिटी में। आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा है। अब ये सारे काम है 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ऐसे ही नहीं आए जी। हमने उनको इतना सशक्त बनाया और मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। और जब गरीब अपने मेहनत से गरीबी को परास्त करता है ना, उसके बाद उसको गरीबी में वापस नहीं जाना, ये संकल्प बन जाता है और वो देश की शक्ति बन जाता है। आज हमें फायदा है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। दुनिया इसकी तारीफ कर रही है जी। और ये एक मॉडल बनेगा। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए मॉडल बनेगा जी। अब देखिए 2014 के पहले क्या हाल था। 2014 के पहले आपके सारे मीडिया वाले निकाल दीजिए, फ्रेजाइल फाइव यही हेडलाइन होता था जी। आज जी हम वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गए। IMF ने दुनिया के 150 देशों का समूह, जिसमें चाइना भी है, हिंदुस्तान भी है, जिसको हम कहें कि एक डेवलपिंग कंट्रीज है या जो इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देश हैं, ऐसा का एक समूह का उनको क्लासिफाई करके उन्होंने उसका एनालिसिस किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी एक प्रकार से ये इंडिया का पीयर ग्रुप हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या एनालिसिस है। 1998 इंडिया पर कैपिटा GDP इस पीयर ग्रुप से 30% के आसपास थी, यानी पूरा 150 देशों का देश है। उस समय अटल जी की सरकार थी, 98 में अटल जी की सरकार है। 98 से 2004 अटल जी के अपने कार्यकाल में ये 30% को 35% ले गए। अच्छा प्रोग्रेस हुआ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए जी, 2004 में ये सब खिचड़ी कंपनी आ गई और ये खिचड़ी कंपनी ने अटल जी की मेहनत जो थी उस पर पानी फेर दिया। 35% को 30 पर ले आ गए वो लोग। यानी इन सारी कंट्रीज ने भारत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया। यूपीए की सरकार में भारत डेवलपिंग वर्ल्ड की अपेक्षा और गरीब हो गया। हमसे गरीब थे, वो भी हमसे आगे निकल गए। लेकिन 2014 में हमारे सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी होगी, हम 30 पर से 37 पे पहुंचा दिया और 24 तक मैं जब पहुंचा हूं, ये मामला 42% पहुंच गया है। यानी 30 छोड़ा था, हम 42 ले और ये हाईएस्ट है जी। यानी हमारी इनकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप 10 साल के कालखंड में इन्फ्लेशन को भी ले, जो महंगाई की इतनी चर्चा करते हैं ना, तो ये 10 साल सबसे कम इन्फ्लेशन वाला कालखंड रहा है। ये मैं इतना सारा जो कहता हूं और हकीकत के आधार पर कहता हूं, कठोर परिश्रम करने के बाद अचीव किया है जी। पूरी सरकार को मोबिलाइज किया है और लक्ष्य को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए हैं। उसके बावजूद भी मोदी क्या कहता है? मोदी तो कहता है, भाई ये तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है और नई नई आकांक्षाएं और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूं देश को लेकर के। और कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे
पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था, जी मैं कोई आज कर नहीं रहा, जी जी कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफ़ी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयाँ लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया, जी इनहेरिटेंस टैक्स पर। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई।